नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं एक MCQ सीरीज लॉन्च कर रहा हूं और आज मैं जो लेटेस्ट CBSE के द्वारा जारी किया गया था सैंपल पेपर 2024-25 सेशन के लिए मैथमेटिक्स का उसका MCQ पार्ट यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि सीरीज का नाम MCQ है। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो मेरी आईडी है academy_math_science, उसको जाके जरूर फॉलो करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज का ये सीरीज की पहली वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। भाई पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पीएक्स है, पीएक्स क्या है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, पास करता है किसके साथ, फॉलोइंग पॉइंट्स के साथ। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। आपको द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके साथ पास कर रहा है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पॉलिनोमियल है पीएक्स। पीएक्स का मतलब ये हो गया कि जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, एक्स। तो अगर वेरिएबल एक्स है तो इस पीएक्स का जो ग्राफ होगा वो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा और वही जीरोस कंसीडर किए जाएंगे। बात को समझिएगा। तो अब अगर इन चारों में से हमें देखना है, वही एक्स एक्सिस को कंसीडर कर रहा होगा। तो पॉइंट है -6,0, 0, -30, 4, -20, यहां से पास हो रहा है। तो एक तो इस पॉइंट को कंसीडर करूंगा, एक इस पॉइंट को कंसीडर करूंगा और एक इस पॉइंट को कंसीडर करूंगा, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस है, इस पर एक्स एक्सिस नहीं है, इस पर सिर्फ वाई एक्सिस है, मतलब वो ग्राफ वाई से पास हुआ है। पर क्योंकि पॉलिनोमियल है पीएक्स तो जो जीरोस हैं वो बन सकते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन -6, 4 बन सकता है, जीरो -6, 6 बन सकता है, 4, 6 बन सकता है। अब अगर आप तीनों ऑप्शन को देखें तो 4, ये जो -20 है ये एक ऐसा पॉइंट है जो ना तो पूरी तरीके से एक्स एक्सिस पर है ना पूरी तरीके से वाई एक्सिस पर है, बीच में कहीं पॉइंट है। तो फिर ये भी पॉइंट नहीं होगा। तो बच कौन से जाते हैं, दो पॉइंट, -6, 0 और 6, 0। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा -6,6। यानी अगर इस पीएक्स में -6 और 6 रखो एक्स की जगह तो आपको वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा जीरो, एंड दैट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द ग्राफ जो कि पास कर रहे हैं इन फॉलोइंग पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है के की वैल्यू निकालिए जिसके लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दी गई है, 3x माइनस के वाई बराबर 7 और 6x प्लस 10y बराबर 3 इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होते हैं, इनकंसिस्टेंट होता है व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल होगी तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो a1 क्या है 3, a2 क्या है 6, b1 क्या है -k और b2 क्या है 10। जब आप इसको पुट करोगे तो 3 2 6, तो -k बराबर 10/2। तो यहां से कट करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। यानी कि b इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा है। लाइन पैरेलल होती है तो इसी को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकता है नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन पैरेलल है, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना ये नॉट कई बार ना आंखों के आगे से ओझल हो जाता है, इस चीज को बहुत ध्यान रखना, तभी आप फंस जाओ। पहला कहता है नंबर ऑफ सीकेंड। सीकेंड आपको समझ में आता है। देखो अगर ये सर्कल है, सर्कल को अगर कोई लाइन जो सर्कल के अंदर खींची गई है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है तो इसको हम कहते हैं सीकेंड। ध्यान रखना, अगर इसी सर्कल के अंदर एक लाइन खींची गई दो पॉइंट पर टच कर रही है तो इसको हम कहेंगे कॉर्ड। और अगर सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट पर लाइन खींची गई तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। ये तीन चीजें होती हैं। उसने कहा नंबर ऑफ सीकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। जाहिर सी बात है इस पॉइंट से हम कई सारे सीकेंड खींच सकते हैं, बिल्कुल सही है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट। अगर इस पॉइंट को मैं कंसीडर करूं तो इस पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट सर्कल को ज्वाइन करती है। मैंने अभी बताया सर्कल को टच करेगी इस दो पॉइंट पर उसके सरकमफेरेंस पर, तो ये भी बात सही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब तीन बात सही हो गई तो चौथी बात क्या होगी, गलत। और हमसे वही पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब डी इज द राइट आंसर। वैसे डी क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल, सर्कल के अंदर।
केवल 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। बिल्कुल गलत। सर्कल के अंदर नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। तो 2 टेंजेंट खींचना तो बहुत दूर की बात है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को क्या करना है, आपको सभी को पता है, लाइक करके जाना है। भाई क्वेश्चन नंबर 4 अगेन कहता है, एपी का क्वेश्चन है, nth टर्म दे रखा है, एपी का nth टर्म, एपी का दे रखा है 7n-4, कॉमन डिफरेंस निकाल। देखो जब nth टर्म n के रूप में देते तो आप n की वैल्यू पुट कर लो। मैंने n की वैल्यू पुट कर ली 1, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 7 इंटू 1-4, a1 कितना आ गया 3। फिर मैंने पुट कर लिया n इज इक्वल्स टू 2, तो सेकंड टर्म कितना हो गया 7 गुने 2 -4, 14 -4 10, सेकंड टर्म क्या हो गया 10। और मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो a2 माइनस a1 डेट इज 10-3। तो आंसर आपको पता है क्या है, 7 इज द राइट आंसर। बिना किसी दिक्कत के क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन कहता है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर दोनों 5 सेंटीमीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो हाइट ऑफ कोन निकालना है। कितना ही साधारण सा क्वेश्चन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले तो 3 से 3 ले जाओ, पाई से पाई ले जाओ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ले जाओ, एच बराबर क्या हो जाएगा 4r, आर की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, देन एच विल बी 20 सेंटीमीटर, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है tan a बराबर 5/2 और होता क्या है p अपॉन b। बहुत सही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो p दे दिया, b दे दिया, तो 25 + 4 पे रूट लगा दो, ये क्या हो गया h। फटाफट करने एमसीक्यू के क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लगाना। ये चीज भी मेरा मानना है h बराबर √29 होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब 4 साइन ए, तो साइन ए क्या होगा 5/√29, बिना किसी सोचना ही नहीं है। प्लस कॉस ए कितना होगा 2/√29, सोचना ही नहीं बिल्कुल, बटे 4 गुने साइन ए अगेन 5/√29 माइनस 2/√29। अब आप देख लो, जब आप एलसीएम लोगे तो √29 से √29 गया, मतलब इसका कोई काम ही नहीं एक्चुअली में। तो 4 पंजे 20 और 2 22, 4 पंजे 20 और 2 बे से 2 गए 18, तो 22/18। अगर आंसर देखा जाए तो 11/9 होना चाहिए। 11/9 पहला ही ऑप्शन यहाँ ताक रहा है कि भैया कब आओगे, कब आंसर मारोगे। इससे एक चीज आप समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? अब अगर इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कह रहे हो सर आप इतनी तेजी कैलकुलेशन जिसकी ना हो, तो भैया ट्रिक ये है कि जब साइन कॉस का पैटर्न बन रहा है, ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, और वैल्यू दे रखी है tan की, तो आप हाइपोटेनस निकालो ही मत, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस तो बाद में जाके क्या हो जा रहा है मेरे भाई, हाइपोटेनस तो बाद में जाके मेरे भाई एलिमिनेट हो जा रहा है। निकालने की क्या उसने कहीं वैल्यू को इंपैक्ट किया? नहीं। आप सिंपली साइन जहां है उसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दो, बेस जहां है वहां कॉस जहां है जहां बेस की वैल्यू रख दो, और सिंपल क्वेश्चन करो। ट्रिक में फिर से बोल रहा हूं, हाइपोटेनस को इग्नोर कर देना, निकालने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना tan होना चाहिए, वैल्यू गिवन, और साइन कॉस पूछ रहा हो। मैं तो कहता हूं कॉस भी होगा तो भी मामला यही है। समझ में आ रहा है? आजमा के देखो क्वेश्चन पे, उसके बाद आके यहां पर क्या करो, कमेंट करो। आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं लिखे हुए, मैं पॉइंट्स लिख देता हूं। ये पॉइंट्स हैं P, ये है T, ये है सेंटर O, और ये है Q। क्वेश्चन कहा गया गिवन फिगर में टेंजेंट ड्रॉन किया गया है पॉइंट P पे, मतलब P पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल पे जिसका सेंटर O है। अगर एंगल TPO कहां है, TPO ये वाला एंगल है भाई 110 डिग्री। समझिएगा बात को, ये वाला एंगल कितना है 10 डिग्री। आप फिगर में मत जाना कि सर आपकी लाइन टेढ़ी लग रही है, उसमें मत जाओ। पीपीटी में बन रही है भाई, बहुत बड़ी बात है। एंगल TPO सॉरी Q 110 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, OPT कितना होगा 90। क्यों? टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है
रेडियस परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पर। जिनको थ्योरम याद है कि सेंटर से खींची गई लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ओ पी टी 90 हो गए, टी पी को दे रखा है, तो भाई ओ पी क्यू कितना हो गया मेरे भाई, 20 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये और ये आपस में बराबर है, रेडियस है, तो अगर ये 20 है तो मेरे भाई ये भी कितना होगा, 20। तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया, 140। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय सी यू। तो 140 इज द राइट आंसर है, बिना किसी दिक्कत के। मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना इस थ्योरम में, और ना ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल के रूप में दे दिया है, जीरो दे दिए, पॉलिनोमियल पूछ लिया। तो अगर आप देखो तो अल्फा है माइनस √5/2 और बीटा है √5/2। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अरे बोलो भाई, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जब दोनों को जोड़ूंगा तो 0 हो गई, प्लस जब मैं इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा, -5/2 बराबर 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2x² -5/2 बराबर 0। 2x² -5 बराबर 0। अब कई बेहोश हैं, कई जो है वो बेहोश है। बेहोश होने का कारण क्या है, पता ही नहीं लग रहा ऑप्शन क्या है। भाई अगर ध्यान से देखो तो यही तो ऑप्शन है, देख लो। अगर आप 8x² -20 में से 4 कॉमन ले लो तो x², 2x² माइनस क्या बचेगा 5 बराबर 0 कर लो। तो आप मानते हो ये वही इक्वेशन है, 2x² -5 बराबर 0। अब इसके आप जीरोस निकालोगे तो यही आएगा, माइनस का √5/2, मतलब ये रूट दोनों पे है, ये रूट दोनों पे है, ध्यान रखना ये है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन का रूट। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको जीरो दे रखा है तो भी, और सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है तो भी, इस तरीके से जो है आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हो। तो गिवन आंसर बी है, ऑप्शन ये बन रहा है, पर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लूं तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 45 ऑब्जर्वेशन का। 45 ऑब्जर्वेशन का मतलब है एन दे दिया 45, और हमें निकालना है n/2। तो n/2 कितना आएगा, 22.5। समझना आप बात को। लेकिन हमें निकालना होगा सी एफ, 5, 9 और 5 14, 14 और 15 29 और 10 39 और 6 45। समझना, क्योंकि हमें मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास निकालने के लिए सी एफ चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हम जानते हैं मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास होता है जिस क्लास इंटरवल की सी एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे हो, n/2 से, या तो बड़ी हो या उसके बराबर हो। तो भैया बड़ी और बराबर तो इसकी बैठ रही है 29, यानी 29 किसकी है, 20-30 की। 20-30 ही क्या है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की क्या पूछी है, अपर लिमिट। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया 30। अब मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि अगर इस क्वेश्चन का मीडियन निकालूं तो मीडियन कितना आएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ए बी एक कॉर्ड ले लेते हैं और सी डी एक कॉर्ड, और इन दो कॉर्ड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दे दिया ओ। एंगल बी ओ सी दे दिया 80 डिग्री, और ओ ए बराबर ओ सी, ओ सॉरी ओ डी बराबर ओ ए दे दिया। आपसे पूछा है कि जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ओ डी ए और ट्राइंगल ओ बी सी, इन चारों में से क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, दोनों ट्राइंगल को लूं, इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ बी सी, तो एक तो एंगल आप कह सकते हो एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी, बहुत ही आसान तरीके से कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दूसरा अगर आप देखो तो ओ डी ए बराबर एंगल ओ बी सी हो जाएगा। 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब जिसके मन में सवाल आ रहा हो कि सेम सेगमेंट कैसे बनेगा, तो भाई अगर मैं ए और सी इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं तो ये भी एक कॉर्ड होगा, क्योंकि दो बिंदु हैं। और अगर ये कॉर्ड है तो नीचे वाला ये वाला एक सेगमेंट, ऊपर वाला एक सेगमेंट, तो ये जो दोनों एंगल है ये एंगल इन सेम सेगमेंट। और जैसे ही दो एंगल इक्वल हो गए, ओ डी ए सिमिलर हो गया ओ बी सी के, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा।
दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कहने का ये कि ओ ए बटे में ओ सी बराबर होगा किसके, ओ डी बटे में किसके, बताइए, ओ बी के बराबर ए डी बटे में बी सी के। एक चीज ध्यान रखना भाई, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे तो इसके सामने की साइड प्रोपोर्शनल का रेशियो प्रोपोर्शनल, ये दोनों एंगल इक्वल थे तो इसके सामने वाले का, इस तरीके से लिए जाते हैं। ये कॉन्ग्रेंसी नहीं है, सिमिलैरिटी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेने का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो ओ ए अपॉन ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन ओ बी, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि गिवन दे रखा है क्या, ओ ए बराबर ओ डी है, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 1, और रेशियो 1 हो गया तो ओ बी बराबर किसके हो गया, ओ सी के। तो भैया ओ बी बराबर ओ सी के, तो ट्राइंगल ओ बी सी भी आइसोसेलस, और ट्राइंगल ओ डी ए तो पहले ही आइसोसेलस है, तो दोनों ट्राइंगल आइसोसेलस भी हो गए और सिमिलर भी, इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस चैप्टर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करिए। वीडियो मेरे यूट्यूब पर पढ़िए, जाके जरूर देखिए। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। आपसे पूछा गया है कि इसके जो रूट्स होंगे वो इन चारों में से किस ऑप्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, ए कितना, एक, बी कितना, एक, सी कितना, -1। तो डिस्क्रिमिनांट निकाल लो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर एक का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने -1, तो ये आ गया 1 + 4, डिस्क्रिमिनांट कितना आ गया, 5। अब 5 आने का मतलब है कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स, और रियल मतलब डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट है तो मतलब ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन या तो ये होगा या ये। अब इसमें देखना है कि रैशनल है या इरेशनल। तो भाई मुझे एक बात बताओ, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। अब बाकी को तो छोड़ो, ये बताओ रूट में डी की जगह क्या आ रहा है, 5, और क्या 5 का रूट पॉसिबल है, नहीं। तो जब 5 का रूट पॉसिबल नहीं है तो रूट 5 क्या है, इरेशनल, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं दोबारा, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट आएगा, डिस्टिंक्ट दो ऑप्शन में। अगर यहाँ वैल्यू रूट से बाहर आ जाती तो रियल रूट हो जाते, रैशनल हो जाता आंसर। पर क्योंकि वैल्यू आ रही है -b प्लस माइनस रूट 5 बटे 2 है और इसका रूट पॉसिबल नहीं है, दैट विल बी इरेशनल, ए इज द राइट आंसर। 12वें क्वेश्चन में कहता है थीटा 30 डिग्री है, तो 3 tan थीटा यानी 3 tan 30 डिग्री की वैल्यू बताइए। आपको पता है tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो आंसर हो जाएगा 3/√3। सही है, कोई दिक्कत। हाँ, अगर आप ध्यान रखना, रैशनलाइज करोगे तो ऑप्शन में ये भी दिख सकता था, √3। तो घबरा मत जाना अगर कल को ऑप्शन में √3 आ जाए, √3 आ जाए, यहाँ तो सही लिख दिया, √3 आ जाए तो घबराना नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, और सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम यानी 2/3 पाई r क्यूब, इतना दे दिया 396/7। टोटल सरफेस एरिया पूछा, तो रेडियस तो निकालनी पड़ेगी, तो r³ बराबर 396/7, 3/2 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो इधर जाके 7/22 हो जाएगी। 7 से 7 गया, 22 से काटो, 22 एकम 22, और 22 अट्ठे 176, और 2 से काटोगे तो 2 9 18, तो आर बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब जब आर आ गया 3 सेंटीमीटर तो सरफेस एरिया, वो भी कौन सा, टी एस ए, क्या होता है 3 πr², तो 3 गुने 22/7 और 3 का स्क्वायर 9, तो 22 दिया 66 निम्न में कितना होगा, 66 निम्न में 9 6 54, 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, कैलकुलेशन तो भैया फास्ट चाहिए अगर एमसीक्यू करनी है, और ऊपर से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर करने हैं, तो कैलकुलेशन फास्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बैग में 24 बॉल है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल जो है वो कितने हैं, 24। 4 ब्लू हैं, ब्लू कितने हैं, 4, ग्रीन कितने हैं, 11, बचे हुए व्हाइट हैं। तो भाई साहब व्हाइट कितने हो गए, 24 - 4 + 11, 24 - 15,
15 और 9 24, तो व्हाइट बॉल हो गए 9। एक बॉल निकाला गया रैंडमली, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल व्हाइट कलर की है, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल निकाली गई है वो व्हाइट कलर की है। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो व्हाइट बॉल है कितने 9, टोटल कितने बॉल है 24, तो 9/24 कट करोगे तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो 3/8 बी इज द राइट आंसर। कोई सोचने समझने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, जो नियरेस्ट होगा इस पॉइंट के। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई पॉइंट है किस पर एक्स एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x,0, उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। अब -4, -5 ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, और मुझे एक ऐसा पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस के करीब हो। तो एक्स एक्सिस के सबसे करीब तो -4 होगा और y होगा 0, आंसर होगा बी। तो 15वें का आंसर होगा बी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर कह दे पॉइंट है किस पर y एक्सिस पर, तो मेरे बच्चों उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, ध्यान रखना। यहां नियरेस्ट टू इस पॉइंट के किस पर एक्स एक्सिस पे पूछा है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ओरिजिन होगा नहीं, क्योंकि ओरिजिन भी है करीब लेकिन उससे ज्यादा करीब है, ये ध्यान रखना। 16वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। अगर आपको कोई डेटा दिया गया है तो सबसे ज्यादा बीच की ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन दे सकता है, ध्यान रखना। मीडियन जो होता है वो हमें मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देता है किसी भी डेटा का, ठीक है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक हमारे पास फॉर्मूला है जो मीन, मीडियन और मोड तीनों को डिफाइन करता है, एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को कमेंट में लिखिए, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को वो फॉर्मूला याद है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ए पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस, अभी बता दिया अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब उसका x,0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, कौन सी लाइन सेगमेंट को, जो a और b को जोड़ने से बनी, किस रेशियो में, 1:2 में। तो बताइए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन में हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो थोड़ी स्पीड ज्यादा तो होगी, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, अब x निकालना है, तो x ही रखूंगा ना डायरेक्ट, y क्यों रखने जाऊं, क्योंकि रेशियो तो पता है। अब x बराबर क्या होगा, पता है ना, 1:2। इसको कंपेयर करूंगा किससे, m1:m2 से। तो m1x2 होता है प्लस m2x1 होता है, अपॉन में m1 प्लस m2, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 बटे 3, 9/3, आंसर कितना आ गया 3। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x, और y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ऑप्शन क्या हो गया सी। बिना किसी दुविधा के ये आंसर फटाक से फुर हो गया, y कोऑर्डिनेट लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि y तो निकालना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन प्रोबेबिलिटी का दिखता हुआ क्वेश्चन। एक कार्ड निकाला गया है, वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। आपको पता है कि प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, उन्हें फेंटा गया है अच्छी तरीके से। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड फेस कार्ड की। आपको पता होना चाहिए फेस कार्ड होता है किंग, क्वीन और जैक। अच्छा, हर पत्ते होते हैं 4 4 4, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 ब्लैक तो 2 रेड, 2 ब्लैक तो 2 रेड, 2 ब्लैक तो 2 रेड, पता है ना। और रेड में कौन सा होता है, डायमंड, और दूसरा हर्ट। ब्लैक में कौन सा होता है, क्लब, तो दूसरा स्पेड। तो उसने कहा रेड फेस कार्ड, तो भाई रेड फेस कार्ड, 2 इसके 2 इसके 2 इसके, कितने हो गए 6, टोटल कितने 52। तो 3 दुनी और 2 तिया 6 और 26 दुनी 52, तो 3/26 बिना किसी दुविधा के आंसर हो जाना चाहिए। ये मैंने बेसिक बता दिया है। फेस कार्ड होता है किंग, क्वीन, जैक, टोटल 12 फेस कार्ड होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसमें हर कलर के 2-2 होंगे और हर डिजाइन का 1-1 होगा, 4 डिजाइन होते हैं। असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन, क्या है असर्शन रीजन, आइए देखते हैं। 19वें में कहा कि एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल इज ऑलवेज ट्रू। मान लीजिए आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर ले लीजिए, लेट से 2,4, इसका एचसीएफ कितना होगा,
आपका मन कर रहा है सर हम क्यों लें, हम तो 100,102 लेंगे। अरे भाई ले लो, इसका भी एचसीएफ कितना होगा 2। बिल्कुल सही है सर सन। रीजन क्या है, इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। देखो इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 तो होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मतलब ये जो रीजन है वो इसको डिफाइन नहीं कर रहा है। ये दोनों सही, लेकिन रीजन डिफाइन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन बी होगा। क्योंकि एचसीएफ क्या है बताओ, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और रीजन के हिसाब से अगर आप देखो तो वो कहता है कि हर एक नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है, सही है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि हर एक नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा तो उसका एचसीएफ भी 2 होगा। अगर मैंने ले लिया 100,200 तो ये भी तो भाई इवन नेचुरल नंबर है, बताओ, ये भी दोनों डिविजिबल बाय 2 है, लेकिन इसका एचसीएफ कितना है। अगर वो कह देता ना कि कॉन्जिक्यूटिव है, कोई और रिलेशन बताता, तो यहाँ पर रीजन डिफाइन होता, असर्शन को करता। ऑप्शन बी आंसर है। आइए 20वें को देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये होती है रेडियस, और ये बनाता है सेक्टर, ये जो एरिया होता है ये वाला। तो वो कह रहा है अगर रेडियस मान लो आर होता तो एरिया कितना होता 360 पाई आर स्क्वायर, पता ही है। और पेरीमीटर कितना होता थीटा बटे 360 2 पाई आर। वो कहता है अगर रेडियस को हाफ कर दें, मतलब आर से करके आर बाय 2 कर दें, और एंगल डबल कर दें, थीटा कर दें 2 थीटा, तो पेरीमीटर जो होगा वो सेम रहेगा। भाई करके देख लेते हैं। 2 थीटा बटे 360 गुने 2 गुने पाई गुने रेडियस कितनी आर बाय 2, 2 से 2 कट गया। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि मैंने जो यहाँ पे थीटा बटे 360 2 पाई आर लगाया है, ये लेंथ ऑफ आर्क लगाया है, लेंथ ऑफ आर्क। अब इसमें मुझे 2r जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इस भाई पेरीमीटर मतलब थीटा बटे 360 2 पाई आर, मतलब मैं इस पे घूम रहा हूँ, इस पे जिस पे मेरा पेन चल रहा है, इस पे। लेकिन मुझे पेरीमीटर निकालना तो इस पे भी जाना है, इस पे भी जाना है। अब ये थीटा बटे 360 2 पाई आर तो यहाँ भी है, मतलब अगर वो कहता है कि लेंथ ऑफ आर्क सेम रहेगा तो आंसर सही होता। लेकिन अब इसमें क्या जोड़ना है, आर बटे 2, आर बटे 2, तो क्या हो जाएगा आर, यहाँ तो जुड़ा आर, यहाँ क्या जुड़ा 2r, मतलब असर्शन गलत है। और मैं आपको बता रहा हूँ असर्शन रीजन के क्वेश्चन में अगर एक भी गलत हो जाए तो दूसरा सही होगा होगा, और असर्शन गलत रीजन सही, ऑप्शन क्या होगा डी। तो भाई ये थे हमारे 20 एमसीक्यू। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 2 के साथ, 20 नए एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।